हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लीगल। मैं हूं पूजा शर्मा, लेकर आई हूं बहुत सारे लीगल टॉपिक्स जो आपको आपके एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करने वाले हैं। जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे लेबर लॉ सीरीज की पहली वीडियो द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के बाइपार्टाइट फॉरम के साथ। उससे पहले जानेंगे इस कोड से रिलेटेड उन सभी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कोड का कोड नंबर है 35। ये कोड है 2020 का कोड और इसका नंबर है 35। प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिली थी 28 सितंबर 2020 को। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि किसी बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की एक्सेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो इस कोड को प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिली थी 28 सितंबर 2020 को। उसके साथ ही इसमें चैप्टर्स हैं 14, सेक्शंस हैं 104 और शेड्यूल है 3। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का कोड नंबर है 35। प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिली थी इसे 28 सितंबर 2020 को। चैप्टर्स हैं इसमें 14, सेक्शंस हैं इसमें 104 और शेड्यूल है 3। इसके साथ ही शुरू करते हैं अब हमारे सेकंड चैप्टर बाइपार्टाइट फॉरम के पास। इस चैप्टर में दो सेक्शंस इंक्लूडेड हैं। सेक्शन नंबर 3 जो कि बताता है हमें वर्क कमिटी के बारे में, और सेक्शन नंबर 4 जो हमें बताता है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी के बारे में। अब बात करते हैं बाइपार्टाइट फॉरम्स के बारे में। चैप्टर नंबर 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 हमें बताता है बाइपार्टाइट के फॉरम के बारे में। आपने सुना होगा बाइपार्टाइट एंड ट्राइपार्टाइट फॉरम्स के बारे में। बाइपार्टाइट फॉरम्स वो होती है जहां पर 2 पार्टीज होती हैं, दैट इज एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की। वहीं पे ट्राइपार्टाइट फॉरम्स वो होती है जहां पर 3 पार्टीज होती है, दैट इज एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय की और गवर्नमेंट की। बाइपार्टाइट फॉरम कंसिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 हमें बताता है वर्क कमिटी के बारे में और सेक्शन नंबर 4 हमें बताता है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी के बारे में। अब वर्क कमिटी जो है वो इस तरह के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में बनाई जाती है जहां पर एम्प्लॉय की संख्या कम से कम 100+ हो, या फिर लास्ट 12 महीनों में कभी भी वहां के एम्प्लॉयज की संख्या 100+ रही हो। वहीं पर जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी है वो इस तरह के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में क्रिएट की जाती है जहां के वर्कर्स की संख्या एटलीस्ट 20 रही हो। जो वर्क कमिटी है वो एक तरह की प्रिवेंटिव मशीनरी है जो कोशिश करती है कि प्रमोट किया जाए गुड, ऐसे मेजर्स को प्रमोट किया जाए जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा रिलेशन क्रिएट हो सके। वहीं पर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी दैट इज जीआरसी एक सेटलमेंट मशीनरी है जो एक रिजोल्यूशन का काम करती है। जैसे कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट रेज हो जाता है तो उसको रिजॉल्व किस तरीके से किया जाए। जो वर्क कमिटी है उसमें मेंबर्स की संख्या कुछ इस तरीके से डिसाइड की जाती है कि कभी भी जो वर्कर्स का नंबर है वो कभी भी एम्प्लॉयर्स के नंबर से कम ना रहे। वैसे ही जीआरसी में मेंबर्स को इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉयर्स का नंबर और वर्कर्स का नंबर दोनों सेम रहे या इक्वल रहे। एक बार वापस से जल्दी रिपीट कर लेते हैं। बाइपार्टाइट फॉरम्स चैप्टर नंबर 2 है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का। इसके अंदर 2 सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 हमें बताता है वर्क कमेटी के बारे में। ये इस तरह के एस्टैब्लिशमेंट्स में बनाई जाती है जहां पर वर्कर्स की संख्या 100+ रही हो, 12 महीनों में भी अगर रही हो तो भी चलेगा। उसके साथ ही वर्क कमेटी जो है वो एक तरह की प्रिवेंटिव मशीनरी है जो कोशिश करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट होने तक की बात ही ना आए, और उनके बीच में एक ऐसे मेजर्स को प्रमोट करने का काम होता है इसका जिससे एम्प्लॉय के बीच में एक गुड रिलेशन क्रिएट किया जा सके। वहीं पे जो जीआरसी है वो एक तरह की सेटलमेंट मशीनरी है जो काम करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रेज हुए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। उसके साथ ही इन दोनों के मेंबर्स को कुछ इस तरीके से बताया गया है कि जो वर्क कमेटी के मेंबर्स हैं वो इस तरीके से डिसाइड किए जाएंगे जहां पर एम्प्लॉयज का नंबर कभी भी एम्प्लॉयर्स के नंबर से कम नहीं होगा, और वहीं पे जीआरसी के मेंबर्स की संख्या इस तरीके से डिसाइड की जाएगी कि हमेशा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के नंबर हमेशा इक्वल रहेंगे। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन नंबर 3 वर्क कमिटी के बारे में। ये है सेक्शन नंबर 3 वर्क कमिटी और ये है सेक्शन नंबर 4 दैट इज ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। वर्क कमिटी हमें बताती है सबसेक्शन 1 में कि वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहां पर वर्कर्स का नंबर 100+ होगा इन लास्ट 12 मंथ्स, वहां पर वर्क कमिटी को कंस्टिट्यूट किया जा सकता है। इसके साथ ही जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और वर्क कमिटी
वो इस तरीके से क्रिएट किए जाएंगे कि वहाँ पर वर्कर्स का नंबर कभी भी एम्प्लॉयर्स के नंबर से कम नहीं होगा। मतलब जो वर्किंग कमेटी में जो मेंबर्स होंगे वो कभी भी वर्कर्स का जो नंबर है वो कभी भी एम्प्लॉयर्स के नंबर से कम नहीं होगा। इसके साथ ही किसी ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे वर्कर्स की संख्या 100+ है, वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेशल या जनरल ऑर्डर देकर वर्किंग कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, अब उसके साथ ही वर्किंग कमेटी का सबसेक्शन 2 दैट इज सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में कि वर्कर्स में से और एम्प्लॉयर्स में से रिप्रेजेंट कौन करेगा। मीन सारे लोग तो उस वर्किंग कमेटी में नहीं हो सकते, तो कौन होंगे जो उसके मेंबर्स बनेंगे। तो इसमें बताया गया है कि ट्रेड यूनियन की कंसल्टेशन के साथ रिप्रेजेंटेशंस चूज किए जा सकते हैं। और उसके साथ ही सबसेक्शन 3 हमें बताता है ड्यूटी के बारे में। वर्किंग कमेटी की ड्यूटी क्या होगी। हालांकि ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वर्किंग कमेटी का काम होगा ऐसे मेजर्स को प्रमोट करना जिससे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया जा सके। अब आते हैं ग्रीवियंस एड्रेसल कमेटी के ऊपर। ग्रीवियंस GRC ऐसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में बनाई जाएगी जहाँ पर वर्कर्स का नंबर जो है वो 20+ होगा। इसके बाद जो सबसेक्शन 2 है वो हमें बताता है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स। वो इस तरीके प्रिस्क्राइब मैनर में चूज किए जाएंगे। बस ये ध्यान रखा जाना जरूरी होगा कि नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कैसे चूज किया जाएगा, आप ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। चेयरपर्सन को एम्प्लॉयर्स के बीच में से किसी को चुन लिया जाएगा और एम्प्लॉयज़ के बीच में से किसी एक को चुन लिया जाएगा और उन्हें रोटेशनल बेसिस पर चेयरपर्सन बनाया जाएगा। जैसे 2020 में जो चेयरपर्सन है वो एम्प्लॉयर की तरफ से है, तो जो 2021 होगा उसमें जो मेंबर जो चेयरपर्सन होगा वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से होगा। इस तरीके से एक एक मेंबर को ऑल्टरनेटिव बेसिस पे चूज़ किया जाएगा एक GRC के चेयरपर्सन के तौर पर। इसके बाद आते हैं सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ GRC के बारे में। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। टोटल नंबर ऑफ GRC शुड बी 10। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि GRC के टोटल नंबर 10 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स। और उसके बाद जो प्रपोर्शन होगा, मान लीजिए विमेन का प्रपोर्शन उसमें ज़रूरी हो गया। अगर जो वर्किंग जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो उसमें विमेंस कंस्टिट्यूट हो रही हैं तो उसका भी एक प्रपोर्शन हमें मेंबर्स में डालना पड़ेगा। अगर सीधी सी बात है, अगर वर्किंग विमेंस अगर वहाँ पे विमेंस भी काम कर रही हैं तो सीधी सी बात है GRC के मेंबर्स भी विमेंस होनी चाहिए, तभी तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को और इश्यूज़ को समझेंगी। तो proportion of women's member in GRC should be equal to the proportion of women working in the establishment। अब देखो टोटल नंबर ऑफ GRC हमें 10 डिसाइड कर दिया गया, तो फिर उस तरीके से प्रपोर्शन कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कितनी विमेंस होनी चाहिए। तो इन्होंने एक सिंपल सी बात कह दी है इसमें कि जो इस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाली विमेन है उनका जितना प्रपोर्शन है उतना ही प्रपोर्शन GRC के टीम में मेंबर्स का होगा विमेन में। जैसे मान लीजिए कि टोटल इस्टेब्लिशमेंट में 50% विमेंस काम कर रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये होगा कि GRC में भी 50% जो मेंबर्स हैं वो विमेन होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ 50% ऑफ द टोटल वर्कर्स आर विमेन एंड 50% ऑफ वर्कर इन GRC शुड बी मेंबर्स। ठीक है, अब आता है सेक्शन नंबर 4 का सबसेक्शन 5। अब सेक्शन नंबर 4 का सबसेक्शन 5 हमें बताता है डिस्प्यूट और एप्लीकेशन के बारे में। जो डिस्प्यूट है वो 1 साल के अंदर जो डिस्प्यूट है उस तारीख से लेकर 1 साल के अंदर जो एग्रीव्ड पर्सन है वो GRC में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। वापस से बता देती हूँ, डिस्प्यूट जिस दिन रेज हुआ उसके 1 साल के अंदर वर्कर को, जो एग्रीव्ड वर्कर है, उसको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। ठीक है, अब आता है सबसेक्शन 6। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 6 हमें बताता है प्रोसीडिंग के बारे में। जो प्रोसीडिंग है GRC की वो विथिन 30 डेज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वापस से बता देती हूँ, सबसेक्शन 6 हमें बताता है प्रोसीडिंग के बारे में कि एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद जो प्रोसीडिंग है वो 30 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबसेक्शन 7 हमें बताता है डिसीजन के बारे में कि डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा। अब डिसीजन इस तरीके से लिया जाएगा कि मेजॉरिटी जिस चीज़ को एग्री कर रही है वो ही डिसीजन माना जाएगा। ओके, तो प्रोवाइडेड हाफ ऑफ द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग इन द वर्कर शुड बी एग्री टू दैट डिसीजन। पर कंडीशन ये होगी कि जो डिसीजन लिया गया है कमिटी के द्वारा, उस कमिटी के डिसीजन पर जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स होंगे उनके हाफ जो मेंबर्स हैं वो एग्री करने चाहिए। ठीक है,
इसके साथ ही इसमें बताया अदरवाइज नो डिसीजन शुड बी पास्ड। अगर मान लीजिए वर्कर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेंबर्स, अगर वो एग्री नहीं कर रहे हो डिसीजन को, तो वो डिसीजन पास नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 8 हमें इससे ही रिलेटेड कुछ बात कहता है। सबसेक्शन 8 हमें कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई डिसीजन नहीं लिया गया जीआरसी के द्वारा, तब क्या होगा। तब ये बताया गया है कि अगर किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया गया है जीआरसी के द्वारा, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा टू द कंसल्टेशन ऑफिसर थ्रू ट्रेड यूनियन। जो एग्रीव्ड वर्कर है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा टू द कंसल्टेशन ऑफिसर थ्रू ट्रेड यूनियन, जिसका वो मेंबर है। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी। वर्क कमेटी का सेक्शन नंबर 3, उसमें 3 सबसेक्शन है। फर्स्ट सबसेक्शन बताता है 100+ वर्कर्स होने चाहिए। उसके साथ बताते हैं कि मेंबर्स नंबर ऑफ वर्कर्स शुड नॉट बी लेस देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। दोनों उसमें कोई किसी तरह का प्रोपोर्शनल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेशल जनरल ऑर्डर से कंस्टिट्यूट करने के लिए कहेगी वर्किंग कमेटी को। उसके साथ सबसेक्शन 2 में बताता है रिप्रेजेंटेशन शुड बी चूजन विद द कंसल्टेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन डिसाइड करेगी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का। ड्यूटी बताएगी वर्किंग कमेटी सबसेक्शन 3, वो हमें बताता है कि ऐसे मेजर्स को प्रमोट किया जाए जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में गुड रिलेशन क्रिएट किया जा सके। जीआरसी हमें बताता है सबसेक्शन 1 में बताता है कि ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में जीआरसी को कंस्टिट्यूट किया जाएगा जहां पे जो वर्कर्स का नंबर है वो 20 या मोर हो। मेंबर्स होंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स शुड बी इक्वल। चेयरपर्सन होगा, रोटेशनल बेसिस पे, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे चेयरपर्सन को प्लेस किया जाएगा। सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन जीआरसी होगा इट शुड बी 10, और जो प्रपोर्शन होगा विमेंस का वो इस तरीके से लिया जाएगा कि जितने वर्किंग विमेंस उस एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रही हैं उतना ही प्रपोर्शन उनका मेंबर्स में होना चाहिए इन जीआरसी। अब सबसेक्शन 5 में बताता है कि डिस्प्यूट की डेट से 1 साल के अंदर अंदर जीआरसी के पास एग्रीव्ड पर्सन एप्लीकेशन फाइल करेगा। सबसेक्शन 6 हमें बताता है प्रोसीडिंग में बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। फिर उसके बाद सबसेक्शन 7 हमें बताता है डिसीजन के बारे में कि डिसीजन मेजॉरिटी से लिया जाएगा, और उसके साथ ही जो मेंबर्स वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें से हाफ लोगों की एग्रीमेंट होना ज़रूरी है उस डिसीजन को लेकर। अगर वो लोग एग्री नहीं है तो उसके बाद किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सबसेक्शन 8 हमें बताता है कि अगर इसी कंडीशन में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो विद इन 60 डेज कंसल्टेशन ऑफिसर के पास जाकर अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियन। अब बात करते हैं सबसेक्शन 9 की। सेक्शन 4 के सबसेक्शन 9 हमें बताता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर देता है, डिसमिस, रिट्रेंच या टर्मिनेट कर देता है उसकी सर्विस से, और इसकी वजह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट रेज होता है, उसी को इस सेक्शन के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना गया है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को उसकी सर्विस से डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच या टर्मिनेट कर देता है तो इन दोनों के बीच में जिस तरह का डिस्प्यूट रेज होता है उसी को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना गया है अंडर सेक्शन 9। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 10 हमें बताता है कि अगर मान लीजिए कंसिलिएशन ऑफिसर को अप्लाई करने के बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज कुछ भी नहीं रिजॉल्व हो पाता है, तो जो वर्कर है वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू द ट्रिब्यूनल। वापस से रीड करते हैं। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मेड टू कंसिलिएशन ऑफिसर एज पर सेक्शन 8 for the settlement of dispute, worker may file an application to tribunal for adjudication of dispute referred। और इस तरह की एप्लीकेशन जब एक ट्रिब्यूनल के पास जाती है तो उस ट्रिब्यूनल के पास हर तरह का जुरिस्डिक्शन और पावर्स होंगी उस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 11 की। सेक्शन 4 के सबसेक्शन 11 बताता है कि एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास कब जाएगी। जिस दिन डिस्प्यूट रेज हुआ था, दैट मीन्स जिस दिन डिस्प्यूट रेज हुआ था इन कारणों की वजह से, डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच या टर्मिनेट के बाद, तो उसके विद इन 2 ईयर्स एप्लीकेशन मेड की जाएगी बाय द एग्रीव्ड वर्कर टू द ट्रिब्यूनल। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसेक्शन 9 बताता है हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट रेज होता है बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच एंड टर्मिनेट्स फ्रॉम द सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर, तो दैट डिस्प्यूट विल बी टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, सबसेक्शन 10 हमें बताता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मेड टू कंसिलिएशन ऑफिसर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, वर्कर में फाइल एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल एंड दैट ट्रिब्यूनल, उसके पास हर तरह की पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन होंगी टू एडजुडिकेट सच डिस्प्यूट। उसके बाद सबसेक्शन 11 हमें बताता है कि एप्लीकेशन कब मेड की जाएगी ट्रिब्यूनल के पास। एप्लीकेशन मेड करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास डिस्प्यूट के विद इन 2 ईयर्स तक,
डिस्प्यूट रेज होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर तक ही एक एप्लीकेशन मेड की जा सकती है ट्रिब्यूनल के पास। ये हो गया सबसेक्शन 3 वर्क कमिटी एंड सबसेक्शन 4 जीआरसी के बारे में। इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर कलीग्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो के दौरान प्रिपेयर किए गए सभी तरह के नोट्स हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल पर अवेलेबल हैं। वहां जाइए, प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।